नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। और इसके पहले हमने आज ही पहले के लेक्चर में प्रश्न पत्र क्रमांक 15 व्यवहारिक हिंदी इसकी शुरुआत की है। और मैंने इस प्रश्न पत्र में मौजूद जितनी भी इकाइयाँ हैं, जितने भी पाठ हैं, उसका परिचय जो है मैंने आपको देना शुरू किया है। इसमें से पहला पाठ या पहली इकाई जो है अनुवाद के संदर्भ में है, और दूसरा विज्ञापन के संदर्भ में है, और तीसरा जो है वाणिज्य पत्राचार, और चौथा वाणिज्य वित्त व्यवहार से संबंधित है। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि जो भी इकाई शुरू हम करेंगे उसके पहले उस इकाई के संदर्भ में परिचय के रूप में कुछ बातें मैं प्रस्तावना के तौर पर कुछ कहूँगा, तो वो सही रहेगा ऐसा मुझे लगता है। तो हमने कल अनुवाद इस इकाई का परिचय लिया है, अब थोड़ा सा उसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको अनुवाद है क्या, अनुवाद से संबंधित कुछ बातें जो है इस भाषा वैज्ञानिकों ने या अनुवादकों ने जो भी कुछ अनुवाद के संदर्भ में बातें कही है उसकी चर्चा आपके सामने करूंगा। देखिएगा कि आज के दौर में या ये जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी का जो युग है, इस दौर में जब हम विचार करते हैं तो हमारे सामने तकनीक के कारण या टेक्नोलॉजी के कारण ऐसे बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हुए हैं जिसके माध्यम से हम भाषा की जो हमारी सीमाएं थी, भाषा की अपनी मर्यादाएं थी, वो उसको थोड़ा सा हमने उस पर उपाय ढूंढ लिया है। अनुवाद एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आप जो है भाषा के माध्यम से बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा अनुवादक होने के लिए आपके पास मात्र 2 भाषाएं अगर होती है या 2 भाषाओं का अच्छा ज्ञान अगर आपके पास है तो समझ लीजिएगा कि ये अनुवाद जैसा महत् कार्य जो है आप भी कर सकते हैं। तो इसलिए इसके लिए क्या क्या जरूरी है, तो जरूरी इतनी है कि मान लीजिएगा कि हमारी मातृभाषा मराठी है और उसके साथ आप हिंदी का भी ज्ञान रखते हैं, और दोनों भाषाओं का समान अधिकार अगर आपके पास है या दोनों भाषाओं पर आप समान सिद्धहस्त है, तो समझ लीजिएगा कि आप हिंदी से मराठी और मराठी से हिंदी में बहुत सारी रचनाएं या बहुत सारी जो कुछ सामग्री है उसका अनुवाद कर सकते हैं। ये प्रयास जो है आप अपने स्तर पर भी कर सकते हैं। जैसे जैसे ये अनुवाद रूपी कार्य जो है आप करते रहेंगे, इसमें अनुभव के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे जैसे आप बहुत सारी सामग्री का अनुवाद करते रहेंगे वैसे वैसे आपका अनुवाद जो है निखरता हुआ आपको दिखाई देगा। तो कहा जाता है कि कोई भी काम जो है बिना प्रयासों के सही नहीं बनता, तो उसी प्रकार से अनुवाद जो है प्रयास अथवा अनुभव के आधार पर और अधिक सुदृढ़ और सफल बन जाता है। तो हमारे पाठ्यक्रम में जो बातें दी है उसको तो हम देखने वाले हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर या व्यवहारिक स्तर पर अगर विचार किया जाए तो अनुवाद को सबसे पहले करना जरूरी है, और करने के बाद आपको यह महसूस होगा कि अनुवाद करने के लिए क्या क्या जरूरी होता है, क्या क्या आवश्यक होता है। अनुवाद की मूल संकल्पना को अगर हमने समझ लिया है, मूल संकल्पना यही है कि एक भाषा में लिखी गई सामग्री को दूसरी भाषा में उसी अर्थ के साथ वहां पे प्रस्तुत करना अनुवाद है। अब देखिएगा ये ज्यादा कठिन कार्य भी नहीं है, लेकिन उससे कठिन भी कुछ नहीं है। अगर अनुवाद के बारे में बात की जाए तो वहां पे काव्यानुवाद नामक जो कुछ अनुवाद किया जाता है, काव्य का अनुवाद, कविता का अनुवाद, तो अनुवाद के क्षेत्र में सबसे कठिन अनुवाद काव्यानुवाद को माना जाता है। उसके पीछे की वजह यह है कि कवि के द्वारा प्रस्तुत हुए संवेदनाओं को, विचारों को, भावनाओं को अगर अनुवादक कवि हृदय से नहीं समझ पाता तो वो अनुवाद जो है वहां पे सही नहीं बनता। अनुवाद में शर्त इतनी होती है कि मूल रचनाकार ने या मूल लेखक जो होता है उसने जो भी कुछ उस रचना में लिखा है, उस कथा में या कविता में या उसकी अपनी रचना में जो भी कुछ उसने लिखा है, वह लिखी हुई बात जैसी की वैसी
दूसरी भाषा में वहां पे अभिव्यक्त करने की क्षमता जो है अनुवादक के पास होनी चाहिए। दूसरी शर्त यह होती है कि अनुवादक के ओर से न कुछ जोड़ा जाता है और न कुछ छोड़ा जाता है। मतलब अनुवादक अगर मूल रचना में अपने विचार से नई बातें अगर कुछ जोड़ लेता है तो वो भी अनुवाद सही नहीं होता। और मूल रचना में बहुत कुछ कहा गया है और अनुवादक अपनी क्षमता के कारण या अक्षमता के कारण उससे बहुत सारी बातें काट लेता है, तो ये भी अनुवाद के लिए अच्छी स्थिति मानी नहीं जाती। तो इसलिए सफल अनुवाद वही होता है जो मूल लेखक के मूल भावनाओं को, विचारों को, संवेदनाओं को अपने स्तर पर ग्रहण कर अपने तरीके से वहां पे प्रस्तुत करता हो, लेकिन कहीं पर भी वहां पे मूल लेखक को वो पछाड़ता नहीं है या पीछे छोड़ता नहीं है। वह मूल लेखक को साथ लेके चलता है। वही सफल अनुवादक वहां पे कहा जाता है। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि अनुवाद कोई नई चीज नहीं है, अनुवाद कोई नया लेखन नहीं है, या अनुवाद कोई मौलिक रचना नहीं है। उसको सेकंड हैंड साहित्य भी कहा जाता है। उसके पीछे की वजह यह है क्योंकि वो रचना सबसे पहले किसी दूसरी भाषा में लिखी हुई होती है और वही रचना जो है किसी दूसरी भाषा में वहां पे अनुवादित की होती है। तो वहां पे अनुवादकों ने इसे सेकेंड हैंड साहित्य भी माना है, अर्थात पहले उसको लिखा गया है फिर अनुवादक के माध्यम से दूसरी बार उसको लिखा जाता है। ये मौलिक रचना भी नहीं है, मतलब ये पहले किसी ने तो लिखा होता है इसलिए ये मौलिक रचना नहीं है। अर्थात इन सभी बातों के आधार पर अगर सोचने की कोशिश करेंगे तो अनुवाद के संदर्भ में हम इतना कह सकते हैं कि अनुवाद लिखी गई चीजों का अपने स्तर पर उसको समझकर उसको दूसरी भाषा में अभिव्यक्त करने का एक कार्य है। और ये क्यों किया जाता है, उसके पीछे की वजह क्या है, अनुवाद करना कितना जरूरी है, हमारे लिए अनुवाद कितना महत्वपूर्ण है, या अनुवाद की उपयोगिता क्या है, ये बातें थोड़ी सी अगर समझनी है तो मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं, एक दो तीन उदाहरण दूंगा। देखिएगा कि आप कभी रेलवे स्टेशन पर गए होंगे या रेल से सफर आपने किया होगा, तो रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद आपको लगभग 3 भाषाओं में या कम से कम 2 भाषाओं में तो वहां पे सूचनाएं या जानकारी या जो अनाउंसमेंट होती है उसको व्यक्त किया हुआ दिखाई देगा। उदाहरण के तौर पर आप कभी रेलवे स्टेशन पर गए हैं तो वहां पे सबसे पहले अंग्रेजी में कुछ सूचना दी जाती है, उसके बाद हिंदी में दी जाती है और उसके बाद जो वहां के उस प्रदेश की जो प्रादेशिक भाषा है उस भाषा में वो सूचना दी जाती है। उसके पीछे की वजह यह है कि जो उस रेलवे स्टेशन पर या रेल से यात्रा करने वाला जो भी कोई सफारी करने वाला या सफर करने वाला यात्री है, वो अगर अंग्रेजी नहीं जानता है तो वो कम से कम हिंदी के माध्यम से समझ जाए कि आगे क्या होने वाला है, गाड़ी कब आने वाली है, गाड़ी कितनी देर से आने वाली है। अगर वह व्यक्ति अंग्रेजी और वह प्रादेशिक भाषा हिंदी और प्रादेशिक भाषा नहीं जानता तो कम से कम उसे अंग्रेजी के माध्यम से तो ये पता चले कि आगे की गाड़ी कब आने वाली है, उसकी समय सीमा क्या है। अर्थात ये जो कुछ प्रक्रिया चलती है उसके पीछे उद्देश्य मात्र इतना ही होता है कि जो भी कुछ वहां पे गतिविधियां चल रही है उसको सबको विदित करना या सबको उससे संबंधित जानकारी देना। बैंक में अगर आप चले जाते हो तो बैंक में भी आपको ये अनुभव आया होगा कि जब आपने बैंक में अकाउंट खोलने का फॉर्म मांगा होगा तब आपने फॉर्म मिलने के बाद जब देखा होगा तो वहां पे उस फॉर्म पर कम से कम 2 भाषाओं में जानकारी वहां पे लिखी हुई आपको दिखाई देगी। एक तो अंग्रेजी रहेगी, दूसरा हिंदी रहेगी, या तीसरी जो भाषा है मराठी जो है प्रादेशिक भाषा वो भी वहां पे आपको दिखाई देगी। उसके पीछे की वजह यह है कि बैंक जो है सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाला सेक्टर है और वहां पे उस बैंक में आने वाला जो भी ग्राहक है वो सभी के सभी ग्राहक पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी बोलने वाले हैं, अंग्रेजी समझने वाले हैं, ऐसा नहीं होता। कोई तीसरी चौथी पढ़ा हुआ भी आदमी जो है बैंक का ग्राहक हो सकता है, किसी ने पढ़ाई ही नहीं की है ऐसा भी ग्राहक हो सकता है, कोई मराठी ही सिर्फ जानता है ऐसा ग्राहक हो सकता है, कोई हिंदी से जानता है। तो वहां पे उस व्यक्ति का जो काम है बैंक से संबंधित उसको पूरा करने के लिए भाषा वहां पे समस्या न बने
इसलिए उस प्रकार के कागजात जो है वहां पे बने हुए होते हैं। बैंक अकाउंट खोलने का फॉर्म भी आप जो जिस भाषा में उसको लिखना पसंद करेंगे या जिस भाषा में आप इसको समझते हो, उस भाषा में उस फॉर्म को वहां पे बनाया गया आपको दिखाई देगा और उसके माध्यम से आप अपना जो कार्य जो है वहां पे पूरा कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र है जहां पे आपको दिखाई देगा कि अनुवाद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और मुझे लगता है कि आज तक हम अगर बात करेंगे अपने स्तर पर, तो हमने आज तक कितनी भाषाएं आत्मसात की है। अगर इसका विचार किया जाए तो कम से कम हम नाम के आधार पर विचार करेंगे, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी जो हमारे पढ़ाई के दौरान हमने पढ़ ली है, तो ये 3 भाषाएं लगता है कि हमें आती है। लेकिन भाषा के संपूर्ण ज्ञान के आधार पर अगर हम विचार करते हैं कि ज्यादातर हम 1-1.5 भाषा तक ही वहां पे पहुंच जाते हैं। उसके पीछे की वजह यह है कि हम मराठी भी 100% पूर्णतः समझते नहीं है, हिंदी भी 100% पूर्णतः हमारे बस की बात नहीं है, अंग्रेजी तो आधी अधूरी हमें आती है। अर्थात ये जो भाषा की जो सीमाएं हैं या भाषा के जो बंधन है, इससे हमारे ज्ञान की जो सीमाएं हैं या ज्ञान के जो क्षेत्र है वो अछूते न रहे, इसलिए अनुवाद एक महत्वपूर्ण उपाय जो है वहां पे इस भाषा की समस्या को सुलझाने के लिए वहां पे सामने आया हुआ दिखाई देता है। तो अनुवाद के माध्यम से हमारे लिए वो सभी स्थितियां या हमारे लिए वो सभी काम जो है करने आसान हो गए जो हम उस भाषा में करना नहीं जानते थे। चीन की भाषा है, हम बहुत सारे प्रोडक्ट जो है चीनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको जो अगर चीनी भाषा की अगर आपने वो लिखी हुई बातें अगर देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अर्थात जो चीनी जानता है वही वो उसको पढ़ सकता है, क्योंकि चीन की भाषा की लिपि जो है चित्रलिपि है और सबसे दुनिया की कठिन भाषा जो है चीनी भाषा को माना जाता है। अर्थात चीन के जो भी कुछ वस्तुएं हम इस्तेमाल करते हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए जो भी कुछ सूचनाएं निर्देश होते हैं उनको हम अनुवाद के माध्यम से ही वहां पे समझ लेते हैं कि संबंधित वस्तु का इस्तेमाल कैसे करना है, उसकी प्रयोग विधि क्या है। अर्थात ये कुछ उदाहरण है। अर्थात कंपनियों के माध्यम से हम जो भी प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, उस प्रोडक्ट में भी आपने अगर मोबाइल भी खरीद लिया है तो मोबाइल के मैनुअल में वो लगभग 10-12 भाषाओं में वो मोबाइल का मैनुअल जो है लिखा हुआ होता है। मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, कन्नड़, उर्दू, जो भी कुछ भाषाएं जो है, जिस क्षेत्र में वो मोबाइल जो है बेचने के लिए जाने वाला है, वहाँ की सभी भाषाओं में उस मोबाइल का मैनुअल जो है वहाँ पे बना हुआ आपको दिखाई देगा। उसके पीछे की वजह यह है कि भाषा के माध्यम से हमारे दिमाग में जो भी कुछ कॉम्प्लेक्स है वो पैदा न हो, अनुवाद के माध्यम से ही सही उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल आपको करने आना चाहिए। और उसके लिए औद्योगिक क्षेत्र में भी आज अनुवाद जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारे जीवन का कोई ऐसा अंग नहीं है कि जहाँ पे अनुवाद काम नहीं कर रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में भी वहाँ पे आप केरल जाइएगा, अब केरल की भाषा आपको समझ में नहीं आती, वहाँ पे गाइड होते हैं। आप अगर वहाँ पे गए हैं तो हिंदी में वो गाइड आपके साथ वार्तालाप करता है, संबंधित जगह पर जाकर उसकी जानकारी देता है। अर्थात वहाँ पे पर्यटन के क्षेत्र में भी ये कारगर अनुवाद जो है कारगर भूमिका निभा रहा है। वैज्ञानिक क्षेत्र में या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या अंतरिक्ष में जो भी कुछ हमारे संशोधन चल रहे हैं, रिसर्च चल रहा है, यहाँ पर भी अनुवादक जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वैज्ञानिक जो होते हैं, जो भी कुछ रिसर्च कर रहे हैं, उसको जन सामान्य तक पहुंचाने का काम जो है अनुवाद का है। अर्थात ये जो हमारे अवकाशयान जो कुछ चंद्रयान वगैरह जो छोड़े गए हैं, ये क्यों छोड़े जा रहे हैं, ये छोड़ने के बाद हमें क्या फायदा होगा, या उस पर इतना खर्च क्यों किया जा रहा है, तो ये वैज्ञानिकों को तो पता है, लेकिन सामान्य नागरिकों को उससे संबंधित जानकारी नहीं है। तो वैज्ञानिकों के द्वारा इस अनुवाद के माध्यम से ये जानकारी जो है सामान्य व्यक्तियों तक तो पहुंचाई जाती है, तभी जाकर हम जान पाते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होने वाला है। तो ये सभी बातें जो है, जिस किसी भी क्षेत्र से हम
अनुवाद को लेकर विचार करेंगे तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पे आज अनुवाद काम नहीं कर रहा है। तो हमारे लिए एक जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा अनुवाद है। संचार माध्यम में टीवी पर आप देखते होंगे कि बहुत सारे विज्ञापन बनते हैं और वो विज्ञापन कभी कभार हिंदी में आता है, कभी मराठी में आता है, कभी अन्य प्रादेशिक भाषा में आता है। तो विज्ञापन में भी वहाँ पे अनुवाद की स्थिति जो है मौजूद है। कन्नड़ भाषी प्रदेश में मराठी का जो विज्ञापन है वो वहाँ पे कन्नड़ भाषा में दिखाया जाता है। अर्थात ये सभी स्थितियां जो है बाजार की आवश्यकता के रूप में वहां पे उभर रही है और बाजार की आवश्यकता भाषा जो है, अपने ग्राहक की जो भाषा है उस भाषा के माध्यम से अनुवाद जो है वहां पे अपना कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात मुझे बताना यह है कि आज हम अनुवाद को बाजू में रखकर या अनुवाद को दरकिनार करके हम अपना विकास नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पीछे की वजह यह है कि हम अपनी पूरी जिंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 भाषाएं सीख सकते हैं, लेकिन बाकी भाषाएं सीखने के लिए हमारे पास उतनी उम्र ही नहीं है। तो इसके लिए हमें अगर पर्शियन भाषा में क्या लिखा जा रहा है, हमें अगर निग्रो भाषा में क्या लिखा जा रहा है, अफ्रीका के खंडों की जो भाषा है वहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, जर्मन या यूरोप की भाषाएं जो है वहाँ स्पेनिश वगैरह वहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, अर्थात उन भाषाओं में लिखे जा रहे साहित्य को अगर समझना है तो हमें अनुवाद के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और इस वजह से हम वैश्विक ज्ञान को अगर हमें आत्मसात करना है या विश्व पटल की जितनी भी भाषाएं हैं उन भाषाओं में लिखे जा रहे ज्ञान को अगर हमें आत्मसात करना है तो हमें अनुवाद के बलबूते पर ही वो कार्य जो है पूरा करना पड़ेगा, या वो ज्ञान जो है अनुवाद के माध्यम से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि हमारी जिंदगी में ये अनुवाद एक ऐसा विषय है जो एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम लेकर वो सामने आ रहा है। अर्थात साधन के रूप में जब वो काम कर रहा होता है तब वो ज्ञान के रूप में ये साध्य बनकर हमारे लिए बहुत कुछ बातें लाता है। तो इस वजह से हमें ये सोचना जरूरी है कि इस अनुवाद रूपी संकल्पना को अगर हम अच्छी तरह से समझेंगे या उसको क्यों अपनाना है, उसका हमारे लिए क्या फायदा है, तो ये सभी बातें जानने के बाद आपको ये अनुवाद की संकल्पना को आत्मसात करना सहज हो जाएगा और उसमें रुचि भी आपकी बढ़ जाएगी। क्योंकि हम अगर कोई भाषा नहीं जानते और उसी भाषा में लिखा हुआ साहित्य किसी दूसरी भाषा में, अपनी भाषा में अनुवादित होकर हमारे पास आ जाता है तो हमें पता चल जाएगा कि संबंधित भाषा में या उस प्रदेश में क्या लिखा जा रहा है। तो एक महत्वपूर्ण साधन है या महत्वपूर्ण एक माध्यम है, ऐसा समझ लीजिएगा, कि जिसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के ज्ञान क्षेत्रों का ज्ञान जो है आत्मसात कर रहे हैं। तो अनुवाद से संबंधित आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, बहुत सारी किताबें इस पर लिखी गई है। तो मेरे विचार से ऐसा मुझे लगता है कि अनुवाद हमारे जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसके बलबूते पर हम विभिन्न ज्ञान शाखाओं से या विभिन्न ज्ञान क्षेत्रों से जो है ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो मुझे लगता है उपयोगिता और महत्व की दृष्टि से अनुवाद को कम आंकना मुझे लगता है कि गलत होगा, लेकिन इसको अगर हम महत्व देकर या उसकी महत्ता को जानकर उसको आत्मसात करने की कोशिश करेंगे तो हम बहुत कुछ पा सकते हैं, या अपने रोजगार का भी प्रश्न जो है इसके माध्यम से हम कल हल कर सकते हैं। उसके पीछे की वजह मैं बता देता हूँ कि एक शब्द के लिए, मतलब मराठी में लिखा हुआ शब्द हिंदी में लिखने के लिए 1 रुपया 20 या 15 पैसे तक के पैसे जो है वहाँ पे आज दिए जा रहे हैं। मतलब अगर A4 साइज के एक पन्ने का अनुवाद करना है तो कम से कम 500 से 600 रुपए वहाँ पे लिए जाते हैं। आप 10 पन्ने का दिन में अगर अनुवाद कर लेते हैं तो वहाँ पे 6000 रुपए दिन के आप कमा लेते हो। तो ये एक बहुत बड़ा अवसर है हमारे सामने कि अनुवाद के माध्यम से हम ऐसे बहुत सारे काम जो है कर सकते हैं। अर्थात आज न्यायालय या न्यायिक प्रक्रिया में आज ऐसे बहुत सारे लोगों की आवश्यकता है जहाँ पे कानूनी तौर पर जो भी कुछ व्यवस्था लिखी गई है या बनाई गई है उसको प्रादेशिक भाषा में अनुवादित करने की
अगर कोई कला सीख लेता है तो समझ लीजिएगा कि उस आदमी को दूसरी कोई नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना रोज़गार जो है खुद तैयार कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे अवसर जो है अनुवाद के माध्यम से हमारे सामने आ रहे हैं। तो हमें इस टॉपिक को, इस इकाई को जो है अच्छी तरह से समझना है, ताकि भविष्य में अगर हमारे पास ऐसी कोई उपलब्धि आ जाती है तो हम भी इस क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। तो मुझे लगता है अनुवाद एक बेहद और महत्वपूर्ण संकल्पना को हमें समझना है जो हमारे पाठ्यक्रम में लगाई गई है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में इस अनुवाद इकाई के अंतर्गत जो भी कुछ मद्दे दिए हैं उसकी हम सैद्धांतिक तौर पर कुछ चर्चा करेंगे और उसके आधार पर इसको समझने की कोशिश करेंगे। अनुवाद मुख्यतः दो स्थितियों में काम करता है या दो पक्ष में काम करता है, एक सैद्धांतिक पक्ष और दूसरा व्यवहारिक पक्ष। अर्थात अनुवाद से संबंधित जो भी कुछ किताबों में लिखा है, अर्थ, परिभाषा, अनुवादक के गुण, अनुवाद समीक्षा, ये सभी बातें जो है अनुवाद के सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत आ जाती है। और अनुवाद का व्यवहारिक पक्ष वो है कि एक भाषा में लिखी गई सामग्री को कोई अनुवादक अगर हिंदी में, मराठी में लिखी हुई सामग्री को हिंदी में लिख रहा है तो वो अनुवाद का वो व्यवहारिक पक्ष है। अर्थात दो स्तरों पर हमें अनुवाद को समझना है और समझकर अनुवाद रूपी संकल्पना को हमें आत्मसात करना है। मुझे लगता है कि इसको, इन सभी मुद्दों को पढ़ने के बाद आपको अपने आप जो है अनुवाद करने आ जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो हम अगले लेक्चर से इस इकाई में दिए हुए जो अन्य मुद्दे हैं उसका विचार करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे और उसके आधार पर उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।